जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश लोधी माँ भारती अकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का आज हम लोग 9वां लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में या विषुवतीय अक्ष में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के मान के लिए है। तो आइए पढ़ते हैं दोस्तों कि आखिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर या विषुवतीय अक्ष पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। तो 7वें लेक्चर में हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ मैं थोड़ा सा आपको और रिवाइज करा देता हूँ। अगर मान लेते हैं ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बनी हुई है और इन दोनों के बीच की अल्प दूरी क्या है, 2a है, और इसका जो मध्य बिंदु है द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। तो हम लोग ने पिछले जो लेक्चर है उसमें पढ़ा था कि ये होता है अक्षीय स्थिति। आज हम लोग पढ़ेंगे इस स्थिति पर, या इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति या तो विषुवतीय स्थिति। तो इस विषुवतीय स्थिति या तो निरक्षीय स्थिति में कोई भी बिंदु ले लेंगे, है ना, जैसे बिंदु P है, तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आखिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। इसका जो डायग्राम है दोस्तों वो थोड़ा सा टफ होता है, तो उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत इत्मीनान से देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ और उसके हिसाब से आप अपना फर्क कीजिए। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर दो बिंदु आवेश है, एक है माइनस क्यू आवेश और दूसरा है प्लस क्यू आवेश। ठीक है, ये दूसरा है प्लस क्यू आवेश। ए और बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। इनके बीच की दूरी कितना है, 2a है, और इसका जो मध्य बिंदु है इसको मान लेते हैं बिंदु O। ठीक है, ये मध्य बिंदु क्या है, O, जिसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु। अब इस मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, अगर मान लो एक निरक्षीय स्थिति हम लोग लेते हैं यहाँ पर इस तरह से कुछ, ठीक है, ये निरक्षीय स्थिति है, या इसको बोलते हैं विषुवतीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति या तो विषुवतीय स्थिति में कोई एक बिंदु P लेते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर एक बिंदु हम लोग P लिए हैं। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की हम लोगों को क्या करनी है, गणना करनी है। अब हम लोग देखते क्या है दोस्तों, मान लो इस बिंदु P पर कोई एकांक परीक्षण आवेश जैसे Q0 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बिंदु A से जहाँ पर क्या है प्लस क्यू आवेश है उससे बिंदु P को मिलाते हैं। अगर इसको बिंदु P से मिलाएंगे तो ये कुछ हो जाएगा इस तरह से, और हम लोग यहाँ पर माइनस क्यू आवेश से या बिंदु B से बिंदु P को हम लोग मिलाते हैं, तो ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये एक चीज़ और है दोस्तों कि अगर यहाँ से यहाँ की दूरी 2a है तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा, स्मॉल a, और यहाँ से यहाँ की दूरी भी कितना हो जाएगा, स्मॉल a। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति हमेशा क्या होती है, वैद्युत द्विध्रुव के जो मध्य बिंदु होता है O उससे लंबवत होती है। ठीक है, कहीं भी आप ले सकते हो, बिंदु P यहाँ ले सकते हो, यहाँ कहीं भी, यहाँ भी ले सकते हो, उसके नीचे कहीं भी आप भी ले सकते हो, लेकिन निरक्षीय स्थिति में होनी चाहिए। अच्छा, मान लेते हैं कि ये जो कोण है इसका मान कितना है, थीटा है। ये कोण कितना है आप लोग का, थीटा है। ये भी कोण कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोस्तों, इस बिंदु P पर जो कि इसके मध्य बिंदु द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से कितना दूरी पर है, r दूरी पर है, जो बिंदु P है निरक्षीय स्थिति में, उस बिंदु P पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अच्छा, अब इस जो बिंदु P है जहाँ पर एकांक परीक्षण आवेश रखा है Q0, ये कैसा होता है, प्रकृति में धनात्मक प्रकृति की होती है। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर अगर विद्युत क्षेत्र का मान निकालते हैं तो क्या होगा, अगर इस बिंदु P पर जहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है, प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर बनेगी। क्यों यहाँ पर बाहर की ओर बनेगी, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो बिंदु है, जो आवेश है माइनस क्यू आवेश, ये इस परीक्षण आवेश को क्या करेगी, अपनी ओर आकर्षित करेगी। आकर्षित करेगी तो वो तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो कैसे बनेगा, इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अंदर की ओर। क्यों, क्योंकि ये जो माइनस क्यू आवेश है इस एकांक परीक्षण आवेश को क्या करेगी, आकर्षित करेगी। तो इसको लिखूंगा मैं E माइनस क्यू लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं इसके दो घटक लेता हूँ, जैसे ये जो AB है ना, AB रेखा, उसके समांतर यहाँ पर एक अगर मैं रेखा खींचता हूँ, यहाँ पर उस AB के समांतर एक रेखा अगर खींचूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, ऐसा, तो ये वाला जो कोण है उतने ही कोण यहाँ पर क्या होगी, ये वाला कोण भी बनेगी, संगत कोण जिसको बोलते हैं हम लोग थीटा। और अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण बोलते हैं। ठीक, तो इस E प्लस क्यू जो विद्युत क्षेत्र है जो बिंदु P पर इस प्लस क्यू आवेश के कारण है, उसके दो घटक बनेंगे, एक घटक इधर बनेगा और दूसरा घटक इसके लंबवत ऊपर की ओर बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर
ई प्लस क्यू का ये वाला जो घटक रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और इसके लंबवत जो ऊपर की ओर बनेगी उसको हम लोग बोलेंगे ई प्लस क्यू साइन थीटा। आप लोग जानते हैं दोस्तों, जहाँ पर कोण थीटा बनता है उस तरफ की जो घटक होती है उसको हमेशा कॉस थीटा वाला घटक लेते हैं, और उसके जो विपरीत होती है मतलब उसके जो 90 डिग्री होती है उसको हम लोग साइन थीटा वाला घटक लेते हैं। वैसे देखो ई माइनस क्यू है, यहाँ पे थीटा बन रहे हैं तो ये वाला घटक कैसे हो जाएगा, वो ई माइनस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा, है ना, ई माइनस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। और ये वाला जो घटक है ये क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर दो घटक मिल गए हैं, ए प्लस क्यू के और ई माइनस क्यू के। ठीक है, अब बात करते हैं अगर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, उसको लेते हैं हम लोग E प्लस क्यू। उसको कितना लेते हैं, E प्लस क्यू लिए हैं यहाँ पर। तो E प्लस क्यू का मान कितना होगा दोस्तों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण है ये प्लस, और इस प्लस क्यू आवेश से इस परीक्षण आवेश के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, ए पी का वर्ग। तो ये ए पी का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से बिंदु ओ से बिंदु पी की दूरी कितनी है, आर है, और बिंदु ओ से बिंदु ए की दूरी कितना है, ए है। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर यहाँ पर हम लोग लगाते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर एक त्रिभुज मिलता है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, आर है, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, ए है। तो अब हम लोग को निकालना क्या है, जैसे ये ओ है, ये ए है, और ये कितना है हम लोग का पी है, तो ए पी का मान निकालना है दोस्तों। तो ए पी का मान हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए पी का मान देखो, कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो जाता है ऐसे। तो लंब यहाँ पे कितना दिख रहा है, आर स्क्वायर, और आधार कितना दिख रहा है, ए स्क्वायर। ठीक है, आधार कितना दिख रहा है, ए स्क्वायर। तो यहाँ से अगर ए पी का मान निकालूँ तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ए पी का मान है ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से इसका मान कितना आने वाला है हम लोग को, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आने वाला है। ठीक है, ठीक वैसे ही मान अगर इसके लिए निकालें, यहाँ का मान कितना ए है और यहाँ का मान कितना है, आर है। जैसे यहाँ पे बन रहा है ऐसे कुछ, ये कुछ ऐसे बन रहा है, ये हम लोग का क्या है, बी है। ठीक है, अगर इसका मान आर है, इसका मान ए है, तो इसका मान भी उतना ही निकलने वाला है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ से इसका मान कितना हो जाएगा आप लोग का, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए पी का मान निकल गया, साथ में हम लोग का बी पी का मान भी निकल गया। तो ये आपको समझ आया होगा, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे इसका मान निकालने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे चलते हैं दोस्तों। तो ए पी का मान कितना है हम लोग का, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो यहाँ पर इसका मान रख दो, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ए पी का मान कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब उसका वर्ग करेंगे तो वो कितना हो जाएगा हम लोग का, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कैसे है, देखो ए पी का मान है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका वर्ग कर दो, तो वर्ग करो तो वर्गमूल क्या हो जाएगी, हट जाएगी, तो बचेगा क्या अंदर में, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो जाएगा हम लोग का ई प्लस क्यू, है ना, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र। तो इसको हम लोग देंगे समीकरण 1 देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र। तो बिंदु पी पर इस माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसको हम लोग क्या लिए हैं, माइनस क्यू लिए हैं, है ना, जैसे यहाँ पे माइनस क्यू दिख रहा है। तो ये इसका मान कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन इस माइनस क्यू आवेश से बिंदु बी की दूरी कितनी है, बी पी। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, बी पी का वर्ग हो जाएगा। और बी पी का मान कितना है दोस्तों, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बीपी का मान कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, इसका वर्ग कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल यहाँ से हट जाएगी, तो क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, ये भी आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई माइनस क्यू। इसको हम लोग देंगे समीकरण 2। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि आखिर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र कितना है और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र कितना है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण ई प्लस क्यू आएगा और माइनस क्यू आवेश के कारण ई माइनस क्यू आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग को घटक लेने की ज़रूरत क्यों थी? घटक लेने की ज़रूरत ये है दोस्तों कि यहाँ पर देखो ई प्लस क्यू है, एक इधर जा रही है, एक इस दिशा में जा रही है। अब इसको हम लोग क्या किए, एक हम लोग एक्स अक्ष में ले लिए या ए बी के समांतर दिशा में हम लोग एक घटक ले लिया और इस ए बी के लंबवत दूसरे घटक में ले लिए।
तो यहाँ पर अगर बिंदु P पर देखते हैं, बिंदु P पर इस प्लस क्यू और इस कारण जो दूसरा घटक है E प्लस क्यू साइन थीटा, और इस बिंदु P पर इस माइनस क्यू और इस कारण जो E माइनस क्यू है सदिश है ना, E माइनस क्यू जो विद्युत क्षेत्र है उसका जो दूसरा घटक है E माइनस क्यू साइन थीटा, ये दोनों क्या है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में कार्यरत हैं। अच्छा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर यहाँ पे हम लोग बात करें दोस्तों कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप लोग देखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में भी क्यू नीचे में भी क्यू, यहाँ भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। इसका मतलब समीकरण 1 से यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोग को, ई प्लस क्यू बराबर क्या मिल रहा है, ई माइनस क्यू के बराबर मिल रहा है। अब यहाँ पे डायग्राम में बात करते हैं, बिंदु P पर जो बिंदु P पर ऊपर की ओर जो एक विद्युत क्षेत्र लग रही है वो कितनी है, E प्लस क्यू साइन थीटा, और नीचे की ओर जो विद्युत क्षेत्र लग रही है वो क्या है, E माइनस क्यू साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, E प्लस क्यू साइन थीटा और बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू साइन थीटा। ये दोनों बराबर क्यों होंगी, क्योंकि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों का मान क्या है, बराबर है। कहाँ से मिला हम लोग को, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो इस तरह से ये दोनों जो विद्युत क्षेत्र हैं एक दूसरे के विपरीत हैं और परिमाण में कैसी है, बराबर है। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगी, निरस्त कर देंगी। तो बिंदु P पर अब जो कुल विद्युत क्षेत्र है वो कितना लगने वाला है, अब यहाँ पर देखते हैं। इसके कारण ये दूसरा घटक है कॉस थीटा वाला, वो कितना है, E प्लस क्यू कॉस थीटा, और इस E माइनस क्यू के कारण जो ये वाला घटक है कॉस थीटा वाला वो कितना है, E माइनस क्यू कॉस थीटा। तो चूंकि दोनों क्या है, एक ही दिशा में लग रही है, इसी कारण भी इस दिशा में लग रही है, इसी कारण भी इस दिशा में लग रही है। तो यहाँ पर इस बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र, अतः बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा दोस्तों, E बराबर हो जाएगा आप लोग का E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा, E माइनस क्यू कॉस थीटा। अच्छा, चूंकि हम लोग जानते हैं क्या समीकरण 1 से E प्लस क्यू और E माइनस क्यू क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर इसको मैं E प्लस क्यू लिखूँ या तो इसको E माइनस क्यू लिखूँ, एक ही बात है। तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2E प्लस क्यू कॉस थीटा। अगर मैं इसको भी क्या लिखूँ, E प्लस क्यू लिखूँ तो ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि E प्लस क्यू कॉस थीटा का मान समीकरण 1 से क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको मान को रख देते हैं 2 बराबर कितना हो जाएगा, E प्लस क्यू का मान समीकरण 1 से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कॉस थीटा का मान निकालना है। तो कॉस थीटा का मान के लिए फिर हम लोग क्या चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं इस चित्र पर। तो यहाँ पे देखो, ये अगर थीटा है तो सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हम लोग का, लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हम लोग का, आधार हो जाएगा। और ये हो जाएगा हम लोग का कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर अगर बात करते हैं, जैसे अगर मैं डायग्राम यहाँ पर बनाऊँ इसको फिर से, ये कुछ इस तरह से है। ये बिंदु O, ये बिंदु A, ये बिंदु P, यहाँ से यहाँ की दूरी R, यहाँ से यहाँ की दूरी A, ये कोण कितना है, थीटा। तो थीटा के जो सामने वाला रहता है वो दोस्तों हमेशा क्या होता है, लंब होता है। और ये जो रहता है छोटा वाला वो आधार रहता है, और जो सबसे बड़ा रहता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। तो अगर मैं कॉस थीटा का मान निकालूँ यहाँ पर, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। आधार बट्टे क्या होता है, कर्ण होता है। आधार का मान यहाँ पे कितना दिख रहा है, A, और कर्ण का मान यहाँ पर कितना दिख रहा है, √r² प्लस ए स्क्वायर। ये कितना है, √r² प्लस ए स्क्वायर। तो इसका मान कितना हो जाएगा, √r² प्लस ए स्क्वायर इसका मान हो जाएगा दोस्तों। तो कॉस थीटा का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा, a अपॉन √r² प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से इसका मान रख दो, तो कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, a अपॉन क्या हो जाएगा, r² प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे √r² प्लस ए स्क्वायर को हम लोग r² प्लस ए स्क्वायर की घात 1/2 भी लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं इसको। अच्छा, तो यहाँ पर अब हम लोग थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको लिख रहे हैं। इस 2 को मैं इस a के साथ गुणा करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, q गुना 2a हो जाएगा। और देखो r² प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे घात कितना है, 1 है। और अगर इसको मैं घात के रूप में लिखूँ तो घात में कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये है अपना a अपॉन r² प्लस ए स्क्वायर की घात कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अगर मैं इसको इस तरह से यहाँ पे लिखूँ घात के रूप में, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1/2 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा,
अब यहाँ पे अगर आधार समान है तो दोस्तों घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो 1 + 1/2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा r² + a² की घात 3/2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ आया आप लोग को। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये चीज़ हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं, इसको भी यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर इसको हम लोग साथ में लिखें तो ये कितना हो जाएगा, r² + a² की घात 3/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि फिर वो राशि आ गई q × 2a। इस q × 2a को हम लोग फिर क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और उसको किससे दर्शाते हैं हम लोग, p से। अच्छा, यदि मान लेते हैं दोस्तों r का मान बहुत ज़्यादा बड़ा है a से, तो r² के सापेक्ष a² को नगण्य मानने पर, चलो इसको नगण्य मान दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला a² का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और r² यहाँ पे क्या बचेगा, r² और उसकी घात में 3/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे में क्या बचेगा, r की घात 3 बचेगा। तो अगर मैं इसको लिखूँ, वह q × 2a बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर ये हो जाएगा हम लोग का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होगा। इसलिए जो E का मान है, तो E का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1/4πε0, ये हो जाएगा हम लोग का P, और अपॉन कितना हो जाएगा, r की घात 3। तो ये हम लोग को फाइनल आंसर मिल गया। ठीक है, तो E बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0, P अपॉन कितना हो जाएगा, r की घात 3। इसी को मैं एक बार यहाँ पर और लिख देता हूँ। तो E बराबर कितना मिलता है हम लोग को, 1/4πε0, P अपॉन r की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा, अगर इसको मैं सदिश रूप में लिखूँ, सदिश रूप में अगर इसको हम लोग को लिखना है, तो E सदिश बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दो, यहाँ पर इस बिंदु P पर जो कुल विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा किधर हो रही है, इधर जा रही है ना। कुल विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E + Q cos θ + E - Q cos θ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इस ओर है। अच्छा, यहाँ पर P सदिश है। ठीक है, अगर इसको हम लोग सदिश के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा हम लोग का P सदिश हो जाएगा, और बट्टे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे r की घात 3। तो यहाँ पे ये चीज़ बताओ दोस्तों, P सदिश की दिशा किधर से किधर होती है, -q से +q की ओर होती है हमेशा P सदिश की दिशा, और इसी दिशा में अगर एकांक सदिश लें तो P कैप हो जाएगा। तो यहाँ पर -q से +q की दिशा में अगर हम लोग P कैप की दिशा लें तो कितना हो जाएगा, इधर जाएगी, और E सदिश की जो दिशा होती है वो किधर होगी, इधर होगी। तो यहाँ पे देखो, E सदिश की दिशा इधर जा रही है, P सदिश की दिशा इधर जा रही है, तो दोनों एक दूसरे के कैसी है, विपरीत है। अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो यहाँ पर क्या लगेगा दोस्तों, माइनस का चिन्ह लगेगा। तो इस तरह से अगर हम लोग सदिश रूप में लिखें तो E सदिश बराबर हो जाएगा -1/4πε0 P सदिश बट्टे r की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनस क्यों लगा वो समझ आया आप लोग को, माइनस इसलिए लगा क्योंकि ये जो कुल विद्युत क्षेत्र है इसकी दिशा इधर है, इधर प्लस से माइनस की ओर। लेकिन अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश की दिशा बोलें तो वो कितना होता है, -q से +q की ओर होती है। तो यहाँ पर दोनों दिशाओं में विपरीत हैं, इसलिए यहाँ पर कैसे लगाए, सामने में हम लोग लगा दिए माइनस का चिन्ह लगाए हैं, ये सदिश रूप में है। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि अक्षीय स्थिति में क्या चीज़ मिला था। अगर ये हम लोग का निरक्षीय स्थिति है ना, ये है निरक्षीय स्थिति की विद्युत क्षेत्र है। अगर अक्षीय स्थिति की विद्युत क्षेत्र की बात करें तो E अक्षीय कितना होता है, अक्षीय का मान होता है 1/4π, इसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे ये किसका है, निरक्षीय स्थिति का है। ठीक है, निरक्षीय स्थिति का है, और अक्षीय स्थिति में कितना होता है 1/4πε0 2p बट्टे कितना होता है, r की घात 3। इसका मतलब है अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है किसी द्विध्रुव के कारण, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर, मतलब सेम दूरी r पर किसी बिंदु p पर विद्युत क्षेत्र के मान का क्या होती है, दुगुना होती है। तो इसको यहाँ पे, तो इस तरह से ये मान आती है।
अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अगर इसी निरक्षीय स्थिति में किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र निकालना है, वो भी सदिश रूप में। कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इसको सदिश रूप में इसका निगमन कीजिए, तो सदिश रूप में इसका निगमन कैसे करेंगे दोस्तों? देखो, मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र कितना है, ई प्लस क्यू है, तो उसको हम लोग लिखेंगे समीकरण 1, और माइनस क्यू आवेश के कारण कितना हो जाएगा, ई माइनस क्यू। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 तक बराबर रहेगी। अच्छा, यहाँ पर हम लोग जानते हैं क्या कि विद्युत क्षेत्र माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश के कारण द्विध्रुव की दिशा में एकांक सदिश जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी कैप बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की दिशा में जो एकांक सदिश होती है वैद्युत द्विध्रुव सदिश के अनुदिश, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश के अनुदिश जो एकांक सदिश होती है उसको हम लोग पी कैप बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर इस बिंदु पी पर कुल वैद्युत क्षेत्र कितना हो रहा है, ये हो रहा है हम लोग का ई। ठीक है, अगर सदिश रूप में लिखूँ तो इसको ई सदिश के रूप में लिखता हूँ। अच्छा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू को यहाँ पे देखिए बराबर होता है, और ये जो ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा एक दूसरे को क्या करती है, निरस्त करती है। तो बिंदु पी पर अगर कुल विद्युत क्षेत्र का मान निकलेगा वो क्या होगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिंदु पी पर कुल विद्युत क्षेत्र, अगर इसको सदिश रूप में लिखूँ तो ये हो जाएगा ई सदिश बराबर क्या हो जाएगा, ई सदिश ई प्लस क्यू कॉस थीटा ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और इसकी जो दिशा होगी देखो, ई प्लस क्यू कॉस थीटा ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और पी की दिशा, पी कैप की दिशा इधर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस पी कैप हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ आया होगा सदिश रूप में अगर इसको लिखें तो ई सदिश बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग, और इसकी जो दिशा है पी कैप के विपरीत है, पी कैप के विपरीत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस पी कैप लग जाएगा। तो यहाँ पर सामने में क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का पी कैप हो जाएगा। ठीक है, तो सब जगह पी कैप यहाँ पे लिख दो, यहाँ भी पी कैप, यहाँ भी पी कैप, यहाँ भी पी कैप। ठीक है, और फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा हम लोग का पी कैप हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को देखना है दोस्तों, Q गुणा 2a और गुणा यहाँ पर पी कैप है, Q गुणा 2a और पी कैप। तो अगर मैं इसका बात करता हूँ Q गुणा 2a और ये पी कैप, ठीक है, तो Q गुणा 2a गुणा यहाँ पर क्या है, पी कैप है, तो ये किसके बराबर होते हैं, पी सदिश के बराबर होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लेक्चर 7 में आप लोग देखोगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो सदिश होती है वो होती है Q गुणा 2a गुणा पी कैप के बराबर होती है। इसको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, तो आप लेक्चर 7 से इसको समझ सकते हो। तो ये जो मान हो जाएगा ये किसके बराबर हो जाएगा, पी सदिश के बराबर हो जाएगा। तो ई सदिश बराबर कितना होता है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी सदिश अपॉन आर की घात 3 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये माइनस पी लगा हुआ है, तो माइनस यहाँ पर सामने में लगा देते हैं हम लोग, ये माइनस सभी में सामने में लगा हुआ है। ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएगा, ई सदिश बराबर हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी सदिश अपॉन क्या हो जाएगा, आर की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन तो सेम रहेगी, बस आपको ये ध्यान देना है कि जो कुल विद्युत क्षेत्र है बिंदु पी पर उसकी दिशा, और जो पी कैप की दिशा होती है, पी कैप क्या होती है, पी सदिश की दिशा में एकांक सदिश, पी सदिश की दिशा में एकांक सदिश। ठीक है, पी सदिश की दिशा किधर से होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, तो उस दिशा में अगर एकांक सदिश लें तो वो क्या हो जाएगा, पी कैप हो जाएगा। तो यहाँ पर पी कैप और ई सदिश दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए ई सदिश बराबर यहाँ पे ये तय और माइनस पी कैप होती है। तो माइनस पी कैप, इस माइनस को सामने ला दो तो ये माइनस सामने आ जाएगी सब में। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ई सदिश बराबर कितना आता है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी सदिश अपॉन आर की घात 3 होती है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग निष्कर्ष निकालें दोस्तों, निष्कर्ष क्या होती है, कुछ निष्कर्ष यहाँ पे निकालते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग ने शुरुआत के जो कूलाम के नियम के समय और उसके बाद जो विद्युत क्षेत्र पढ़े थे, तो विद्युत क्षेत्र किसी एकांक आवेश के कारण, जैसे मान लो ये कि प्लस क्यू आवेश है, इससे आर दूरी पर कोई एक एकांक आवेश है ना, जो कि बिंदु पी है, तो इस बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा ई सदिश बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कैपिटल क्यू है ना, इसको ये क्यू नॉट ले लेते हैं। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ई का जो मान होता है सदिश के रूप में नहीं लिखते हैं, अदिश रूप में लिखते हैं, तो ई समानुपात क्या होता है, 1/r की घात 2 होता है। ठीक है, कब, जब कोई एक बिंदु आवेश हो तब। अगर मान लो इसके जगह वैद्युत द्विध्रुव हो, अर्थात ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश हो, एक माइनस क्यू आवेश दूसरा प्लस क्यू आवेश, जो कि सजातीय आवेश और विपरीत है एक दूसरे के। तो अगर वैसा हो तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं दोस्तों ई समानुपात क्या होता है, 1/r की घात 3। चाहे आप लोग
अक्षीय स्थिति लो चाहे निरक्षीय स्थिति लो। अक्षीय स्थिति में क्या होता है दोस्तों, अक्षीय स्थिति में होता है, जैसे अक्षीय स्थिति को मैं E1 लेता हूँ तो E1 बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे r की घात होता है। और अगर निरक्षीय स्थिति को मैं E2 लूँ तो E2 बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r की घात 3 होता है। तो यहाँ पर दोनों पे हम लोग देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र का जो मान है 1/r3 के समानुपात होती है। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ एक आवेश की बात करें, एकल आवेश की बात करें तो ई समानुपात 1/r2 होता है। इसका मतलब एक चीज़ समझ आता है कि वैद्युत द्विध्रुव में अच्छा ये r3 कब आया है, जब यहाँ पर दूरी को हम लोग बहुत ज़्यादा लिए, अधिक दूरी पर। तो अधिक दूरी पर एकांक आवेश में 1/r2 के रूप में रहेगा समानुपात, और यहाँ पर 1/r3 के रूप में चेंज होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अधिक दूरियों पर, पहला अधिक दूरी पर E का मान 1/r² की बजाय 1/r3 के रूप में वितरित होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को समझ आता है कि यहाँ पर जो अधिक दूरी होती है उस पर विद्युत क्षेत्र का मान, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का मान 1/r² के बजाय 1/r3 के रूप में क्या होती है, वितरित होती है। दूसरा चीज़ जो हम लोग को समझ आती है, निरक्षीय स्थिति में ई सदिश का मान सिर्फ r सदिश पर निर्भर नहीं करता, r सदिश के साथ साथ वो r सदिश और p सदिश के मध्य जो कोण बनती है थीटा, उस पर भी निर्भर करती है। इनके मध्य जो कोण बनती है थीटा, उस पर भी क्या करती है, निर्भर करती है। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि आखिर वैद्युत द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता क्या होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता अर्थात फिजिकल सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो जैसे हम लोग देखते हैं कि अधिकांश जो अणु होते हैं उनमें जो धनावेशों का केंद्र और ऋणावेशों का केंद्र होती है एक ही बिंदु पर होती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ कि CO2 का अगर मैं आणविक जैसे संरचना बनाऊं तो C डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O होते हैं, तो ये O और O क्या है, ऋणावेशित है, तो इसका भी केंद्र कहाँ बनेगा, यहीं पे बनेगा, और C का केंद्र भी कहाँ बनेगा, यहीं बनेगा। तो इस तरह से क्या होती है कि अधिकांश जो अणु होते हैं उसमें धनावेशों और ऋणावेशों का जो केंद्र होती है एक ही बिंदु पर होती है। इस कारण से इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, P सदिश बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो धनावेशों के केंद्र और ऋणावेशों के केंद्र दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर कितना हो रही है, 0, तो 2a का मान यहाँ पे कितना निकल रहा है, 0, तो इसलिए इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल है CH4 का। ठीक है, तो इस तरह से क्या होती है, अधिकांश अणुओं में धनावेशों और ऋणावेशों का केंद्र एक ही बिंदु पर होती है, अतः उसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है 0 होती है। लेकिन अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में इसको रखा जाए तो ये अपना एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर लेता है, अर्थात धनावेशों का और ऋणावेशों का जो केंद्र है वो अलग अलग हो जाती है। जो कुछ अणु होते हैं, कुछ दूसरे टाइप के अणु होते हैं, उनमें क्या होती है, धनावेशों और ऋणावेशों के केंद्र अलग अलग होते हैं। अगर धनावेशों और ऋणावेशों के केंद्र अलग अलग हैं दोस्तों, तो वहाँ पर इसका खुद का अपना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ठीक है, इसमें विद्युत क्षेत्र को लाने की जरूरत नहीं है, इसका खुद का अपना एक क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो जैसे इसका एग्जांपल अगर लें तो इसका एग्जांपल है आप लोग का H2O, है ना। तो जो जल के अणु होते हैं उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अपना खुद का होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो धनावेशों और ऋणावेशों का केंद्र है वो अलग अलग होती है। तो ये है वैद्युत द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता कि आखिर हमारी डेली लाइफ में ऐसी कहाँ कहाँ चीज़ें हैं जहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है या नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा कि आखिर निरक्षीय स्थिति में किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।